नमस्कार सभी को। मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एसके सर में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। 3 क्लासें हमारी छोटी छोटी हो चुकी है। इसके बारे में 1 क्लास या 2 क्लासों के अंदर इस टॉपिक को और कंप्लीट करेंगे। तो राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में हमने कल हमारे जिले वाइज हम चल रहे थे। श्री गंगानगर से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ तक हम बात कर चुके हैं। चित्तौड़गढ़ की अगर बाद में बात करते हैं तो अगला जिला हम कोटा, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, इस प्रकार से हम क्रम से चलते जाएंगे जिलों के अंदर। कोटा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 2 हमारे वन्य जीव अभयारण्य कोटा के अंदर है। 2 वन्य जीव अभयारण्य है। एक तो जिसको चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य के नाम से जानते हैं और एक जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पर पड़ता है। तो हम एक एक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आज के दिन का के भी चंबल घड़ियाल अभयारण्य, चंबल घड़ियाल अभयारण्य, चंबल घड़ियाल अभयारण्य। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो अभयारण्य है ये बना हुआ है कोटा के अंदर। चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। इसके बारे में देखिए, क्या हम अगर बात करते हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहीं से आपके इसके नाम से ही पता चल जाएगा। चंबल घड़ियाल, ये जो शब्द है कि इसी अभयारण्य को कहते हैं घड़ियालों की शरणस्थली। घड़ियालों की शरणस्थली, सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर इससे बन सकता है तो यही है। राजस्थान में घड़ियालों की शरणस्थली किस वन्य जीव अभयारण्य को कहा जाता है? राज्य में घड़ियालों की शरणस्थली किस वन्य जीव अभयारण्य को कहते हैं? तो वो कौन सा है? चंबल, जो हमारा घड़ियाल अभयारण्य बना हुआ है कोटा के अंदर, इसको हम कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यह एकमात्र विश्व का ऐसा अभयारण्य है, विश्व का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है, विश्व का एकमात्र ऐसा वन्य जीव अभयारण्य जो नदी सेंचुरियन का निर्माण करता है। नदी सेंचुरियन का क्या करता है? निर्माण करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है। घड़ियालों की शरणस्थली किस अभयारण्य को? तो चंबल घड़ियाल अभयारण्य को। विश्व का एकमात्र ऐसा अभयारण्य जो नदी सेंचुरियन का निर्माण करता है वो कौन सा है? चंबल घड़ियाल अभयारण्य। इसके अलावा इस अभयारण्य के अंदर गांगेय सूप, जो चंबल नदी के अंदर मैंने आपको एक जीव पढ़ाया था। चंबल नदी में अगर आपको पता हो तो मैंने एक जीव का नाम पढ़ाया था जिसको हमने पढ़ा था गांगेय सूप के नाम से। गांगेय सूप नामक एक स्तनपायी जीव इसके अंदर पाया जाता है। जो एक स्तनपायी शर्मिला जीव है वो इसी अभयारण्य के अंदर पाया जाता है। इसके अंतिम अगर इससे बात करते हैं तो ये राज्य का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। अंतर्राज्यीय सीमा का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये हमारी 4 लाइनें यहाँ से इस अभयारण्य से याद रखने वाली है। आज मैं थोड़ा सा फास्टली करवा रहा हूँ ताकि इसको हम कंप्लीट कर सकें। पहले भी 3-4 क्लासें इसके बारे में हो चुकी है। चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य घड़ियालों की शरणस्थली के रूप में प्रसिद्ध, विश्व का एकमात्र नदी सेंचुरियन बनाने वाला वन्य जीव अभयारण्य, राजस्थान का एकमात्र अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला अभयारण्य है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला चंबल घड़ियाल अभयारण्य है। और चौथा जो इससे क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है कि राजस्थान के किस अभयारण्य में गांगेय सूप नामक स्तनपायी जीव पाया जाता है? तो राजस्थान के इसी अभयारण्य में गांगेय सूप नामक क्या है? स्तनपायी जीव पाया जाता है। तो ये हमारे चंबल घड़ियाल अभयारण्य को लेकर बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बातें होंगी। इसके बाद में यहीं कोटा के अंदर जो दूसरा अभयारण्य पड़ता है वो है जवाहर सागर अभयारण्य। कोटा के अंदर ही है। दूसरा जो अभयारण्य है वो कौन सा है? जवाहर सागर अभयारण्य। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इससे नाम ही याद रखिए, जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य। और ये भी कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मगरमच्छ अगर किसी अभयारण्य के अंदर है तो वो कौन सा है? कोटा जवाहर सागर। जवाहर सागर बांध भी कोटा के अंदर पड़ता है और जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। और अगर हम बात करते हैं जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सर्वाधिक मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। बस एकमात्र याद इससे जो लाइन हमें रखनी है वो क्या है? सर्वाधिक मगरमच्छ किस अभयारण्य में देखे जाते हैं? तो जवाहर सागर अभयारण्य के अंदर। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं
तो कोटा के पास में ही आपके पड़ता है जी बारां, और बारां के अंदर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां के अंदर। शेरगढ़ अभ्यारण्य के बारां के अंदर अगर हम बात करते हैं, देखिए क्या क्या खास बातें हैं। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारां, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारां, ये पड़ता है बारां के अंदर। क्या खास बातें हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है कि ये कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है, तो परवन नदी के किनारे। कौन सी नदी पर पड़ता है, परवन नदी के किनारे ये अभ्यारण्य है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारां के अंदर है। अगर हम बात करते हैं कौन सी नदी के किनारे, तो परवन नदी के किनारे। इसके बाद में कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसे कहा जाता है सांपों की शरणस्थली। सांपों की शरणस्थली किस वन्य जीव अभ्यारण्य को कहते हैं, तो वो कौन सा है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। सांपों की शरणस्थली के रूप में ये प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा तीसरी अगर इससे कोई लाइन याद रखनी है तो वो क्या है कि इस वन्य जीव अभ्यारण्य में करौंदे व चिरौंजी के वृक्ष देखे जाते हैं। चिरौंजी, करौंदे व चिरौंजी के क्या हैं, वृक्ष मिलते हैं इस अभ्यारण्य के अंदर। बस 3 लाइनें यहाँ से याद रखिए। तो ये हमारा शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारां में परवन नदी के किनारे बना हुआ, सांपों की शरणस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। करौंदे व चिरौंजी के वृक्ष इस वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो देखो यहीं पर आपका दरा वन्य जीव अभ्यारण्य या मुकंदरा हिल्स पड़ता है, कोटा बूंदी झालावाड़ के अंदर जो फैला हुआ है। उसके बारे में हम एक बार बात नहीं करेंगे क्योंकि वो राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर शामिल है। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने देखिए सवाई माधोपुर के अंदर आपको राष्ट्रीय मरु उद्यान पढ़ने को आएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय मरु उद्यान सवाई माधोपुर में, वो भी हमारी बाघ परियोजना है। तो उसके बारे में हम तीनों बाघ परियोजनाएं एक साथ पढ़ेंगे। राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यान और 3 बाघ परियोजनाएं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो करौली के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहां पर केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है। करौली के अंदर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। और केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जो कोई अगर लाइन हमें याद रखनी है तो वो क्या याद रखनी है कि एक तो उस केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य में धोक के वृक्ष, किसके वृक्ष, धोक के वृक्ष, ये याद रखना। राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में धोक के वृक्ष पाए जाते हैं, तो वो कौन सा है, केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य जिसमें धोक के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा इसको केला देवी वाले वन्य जीव अभ्यारण्य को ध्यान रखना, एक उपनाम दिया गया है डांगलैंड। डांगलैंड के उपनाम से किस वन्य जीव अभ्यारण्य को जानते हैं, तो 2 लाइनें याद रखना। एक तो धोक के वृक्ष किस वन्य जीव अभ्यारण्य में है, तो केला देवी में। और डांगलैंड के नाम से किसे जानते हैं, तो केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य जो करौली के अंदर पड़ता है। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, करौली में, जिसे धोक के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है और इसे डांगलैंड के उपनाम से भी जानते हैं। तो ये करौली के अंदर एक वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा। फिर हमारे धौलपुर में जाते हैं तो वहां पर आपको वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ने को आएगा। खास बातें नहीं है, जिसमें जो खास बात होती है वो मैं बता दूंगा। सिर्फ एक बार आप इनको थोड़ा सा याद रखिए। कई बार ऐसे पूछ ले निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो जिले हमें पता होने चाहिए। वन विहार जो अभ्यारण्य है वो धौलपुर के अंदर पड़ता है। इसी वन विहार को देखो, कुछ खास बात अगर इसमें है, कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर के अंदर, और इसे हम देखो, ये एक तो हमारा NH3 के ऊपर स्थित है। जो राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे हुआ करता था NH3, उसके ऊपर स्थित है। अब वर्तमान के अंदर राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 71B। और उससे पहले अगर राजस्थान का सबसे छोटा कोई नेशनल हाईवे था तो वो कौन सा था, NH3 था, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 राजस्थान का सबसे छोटा हुआ करता था। वर्तमान में है 71B। और ये जो वन विहार अभ्यारण्य बना हुआ है ये इसी NH3 के उपर स्थित है। दूसरी अगर इसे कोई एक ध्यान रखना, इसी अभ्यारण्य को हम रामसागर अभ्यारण्य, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी इसी को जानते हैं। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी जो नाम है ये किसका है, इसी वन्य जीव अभ्यारण्य का है। वन विहार धौलपुर NH3 के ऊपर स्थित अभ्यारण्य
राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से इस अभ्यारण्य को जाना जाता है। तो ये हमारा धौलपुर के अंदर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसके धौलपुर के जस्ट ऊपर जिला आता है हमारा भरतपुर, और वहाँ पर आपको केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ने को आएगा। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे जब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी हमारा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर शामिल है। तो उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अलवर, तो अलवर के अंदर है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। काफ़ी अच्छा वन्य जीव अभ्यारण्य है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम देखिए बात करते हैं। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर के अंदर है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता है? तो अलवर के अंदर पड़ता है। पहली बात तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भाई हरे कबूतरों के लिए व बाघों के लिए। दो चीजें यहाँ रखना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर पाए जाते हैं हरे कबूतर, हरे कबूतरों के लिए ये प्रसिद्ध। साथ में क्या है? वह बाघ, यहाँ पर बाघ परियोजना चलाई गई है। तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर के अंदर हरे कबूतरों व बाघों के लिए ये प्रसिद्ध है। हरे कबूतरों की अगर हम बात करते हैं ना, तो मुख्यतः ये यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिन्हें स्थानीय भाषा में हम हरियल के नाम से भी जानते हैं। इन हरे कबूतरों को जो कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो जमीन पर अपने पाँव नहीं रखते हैं, सर्वाधिक यूपी के अंदर ये पाए जाते हैं। हमारे स्थानीय भाषा के अंदर इसको हरियल के नाम से जानते हैं। ये हरे कबूतर राजस्थान में इसी सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा अजमेर का एक क्षेत्र पड़ता है तिलोनिया, अजमेर का एक क्षेत्र है तिलोनिया, ध्यान रखना। अजमेर के तिलोनिया के अंदर भी ये देखे जाते हैं, तिलोनिया अजमेर, तिलोनिया। और तिलोनिया स्थान कहाँ पे पड़ता है? अजमेर के अंदर। यहाँ पर भी हरे कबूतरों को देखा जाता है राजस्थान के अंदर। अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान का दूसरा ये टाइगर प्रोजेक्ट है, राजस्थान का प्रथम टाइगर जो प्रोजेक्ट था वो था रणथंभौर। राजस्थान के अंदर सबसे प्रथम बाघ परियोजना जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी रणथंभौर के अंदर, सवाई माधोपुर में। और राजस्थान का दूसरा अगर कोई टाइगर प्रोजेक्ट यानी राजस्थान में दूसरी जो बाघ परियोजना चलाई गई थी वो इसी सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर चलाई गई है। तो हम इसमें तीसरी लाइन क्या लिख देंगे कि राजस्थान का राज्य का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। राज्य का दूसरा क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट। यहाँ पर कब चलाई गई? तो 1978 में बाघ परियोजना की शुरुआत यहाँ पे होती है। यहाँ पर बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1978 के अंदर। और खास बात क्या है कि विश्व का एकमात्र ये ऐसा अभ्यारण्य है जो बाघ शिफ्टिंग के लिए जाना जाता है। ये शब्द ध्यान रखना, क्या है? बाघ शिफ्टिंग। इसका अर्थ अभी हम बात करेंगे, बाघ शिफ्टिंग। देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि रणथंभौर जो सवाई माधोपुर के अंदर है, हमारा बाघों का जो घर है, लैंड ऑफ टाइगर के नाम से जिसे जानते हैं रणथंभौर को, वहाँ से 2 बाघ को उठाकर हमारे इस अभ्यारण्य के अंदर छोड़ा गया है। कहाँ से? तो देखो थोड़ा सा इसको मिक्स करना कि रणथंभौर बाघ परियोजना जो हमारी है, रणथंभौर बाघ परियोजना जो सवाई माधोपुर में चलती है, यहाँ से इस रणथंभौर से 2 बाघों को उठाकर हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये 2 बाघ कहाँ पर लाके छोड़े गए हैं? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में। यानी बाघों को क्या किया गया है? शिफ्ट किया गया है। और विश्व का एकमात्र उदाहरण है जहाँ पर बाघ शिफ्ट किए गए हैं। आज तक विश्व में किसी भी अभ्यारण्य में ऐसा नहीं हुआ है, परंतु हमारे राजस्थान में ये विश्व का प्रथम उदाहरण बना जहाँ पर क्या है? बाघ शिफ्टिंग किया गया है। तो इस अभ्यारण्य के अंदर हमने इसलिए पढ़ा है कि हरे कबूतर व साथ में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं। फिर भारत में अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक मोर, तो भारत में सर्वाधिक मोर भी क्या है? इसी अभ्यारण्य के अंदर देखे जाते हैं। भारत में सर्वाधिक मोर यहाँ इस अभ्यारण्य के अंदर देखे जाते हैं। तो 3 चीजें हमें यहाँ से याद रख सकते हैं। एक तो हरे कबूतर यहाँ पे मिलते हैं, एक बाघ देखने को मिलते हैं, और एक यहाँ पर क्या है? भारत में सर्वाधिक मोर देखने को मिलते हैं। तिलोनिया अजमेर में भी हरे कबूतर देखे जाते हैं। मुख्यतः ये यूपी से है। राज्य का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरुआत की गई, शुरुआत हुई 1978 में, और विश्व का एकमात्र उदाहरण जहाँ पर बाघ शिफ्टिंग किया गया है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और हमें क्या क्या देखने को मिलता है,
तो और देखिए यहाँ पर इस अभ्यारण्य के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको देखिए एक अलवर के अंदर छतरियां पड़ती है, नेड़ा की छतरी, नेड़ा की छतरी, जिसे हम मूसी महारानी की छतरी भी कह देते हैं। 80 खंभों की छतरी, कल्चर में जब आप जाओगे तो 80 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, इस प्रकार से पढ़ने को आएगा। जो 80 खंभों की छतरी है ना, वो अलवर के अंदर है, 84 खंभों की बूंदी के अंदर पड़ती है। तो नेड़ा की छतरी, या हम इसे कहते हैं टहला की छतरी, नेड़ा या टहला की छतरियां, और इसी ही को दूसरा नाम दिया जाता है मूसी महारानी की छतरी, इसे ही हम क्या कहते हैं, मूसी महारानी की छतरी। ये जो छतरियां बनी हुई है ना, ये इसी सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर है। नेड़ा की छतरी, टहला की छतरी जो बनी हुई है वो इसी अभ्यारण्य के अंदर है। इसके अलावा हमने 2 पठारी भाग पढ़े थे अलवर के अंदर, एक तो क्रासका का पठार, अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे हुए हैं तो आपको बहुत आसान होगा। क्रासका का पठार मैंने आपको अलवर में पढ़ाया था, साथ में आपको मैंने यहाँ पर पढ़ाया था कांकणवाड़ी का पठार। कांकणवाड़ी का किला भी यहीं पे पड़ता है और कांकणवाड़ी का पठार भी अलवर में है। ये जो दोनों पठारी भाग हैं, क्रासका का पठार और कांकणवाड़ी का पठार, दोनों के दोनों इसी सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के हिस्से हैं। इसके अलावा यहाँ पर पांडुपोल हनुमान मंदिर, पांडुपोल हनुमान मंदिर, शयन मुद्रा के अंदर हनुमान जी की जो मूर्ति है, पांडुपोल हनुमान मंदिर जो बना हुआ है शयन मुद्रा के अंदर हनुमान जी की मूर्ति है, वो इसी अभ्यारण्य के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर भर्तहरि की तपोस्थली, भर्तहरि की तपोस्थली, भर्तहरि की जो तपोस्थली बनी हुई है वो भी इसी अभ्यारण्य के अंदर है। भर्तहरि की तपोस्थली भी इसी अभ्यारण्य के अंदर बनी हुई है। तो यानी काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। नेड़ा और टहला की छतरियां हैं, क्रासका और कांकणवाड़ी का पठार इस अभ्यारण्य के अंदर है, पांडुपोल शयन मुद्रा के अंदर हनुमान जी की जो मूर्ति है वो भी इसी अभ्यारण्य के अंदर है, भर्तहरि की तपोस्थली इसमें बनी हुई है। इसके अलावा हमारा ये जो अभ्यारण्य है ये स्वर्णिम त्रिकोण का हिस्सा है। किस त्रिकोण का हिस्सा है? स्वर्णिम त्रिकोण का हिस्सा है। देखिए स्वर्णिम त्रिकोण के अंदर कौन कौन शामिल है? दिल्ली, जयपुर और आगरा। दिल्ली, जयपुर, आगरा जो आते हैं वो तीनों के तीनों कहाँ पे है? स्वर्णिम त्रिकोण का हिस्सा है। और दिल्ली, जयपुर, आगरा को जो जोड़ता है स्वर्णिम त्रिकोण, उसके मध्य हमारे देखिए ये इस प्रकार से, यहाँ पर हम कहें दिल्ली दिखाई दे रहा होगा, दिल्ली, यहाँ पे हमारा जयपुर और यहाँ पे हमारा कौन सा रहता है? आगरा, यूपी का जो भाग। अब बीच में हमारे अलवर और भरतपुर भी इसमें शामिल कर लिए गए स्वर्णिम त्रिकोण में। अब देखो ये भरतपुर के अलवर की बात करते हैं तो अलवर का जो ये सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किसका हिस्सा है? स्वर्णिम त्रिकोण का हिस्सा है। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो इसके अलावा देखिए हम जब आरटीडीसी की होटल पढ़ेंगे, पर्यटन के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी श्रेष्ठ संस्था है आरटीडीसी, राजस्थान पथ परिवहन निगम, उसके बारे में जब हम बात करेंगे आरटीडीसी के बारे में, तो आरटीडीसी की जो होटल बनाती है आरटीडीसी कुछ प्रमुख पर्यटन के लिए, आवासीय समस्या को दूर करने के लिए होटलों का निर्माण करती है। और आरटीडीसी का एक होटल पड़ता है अलवर के अंदर जिसका नाम है टाइगर डेन। टाइगर डेन ये होटल है अलवर के अंदर, आरटीडीसी का होटल है टाइगर डेन। टाइगर डेन। और ये जो आरटीडीसी का होटल बना हुआ है ना टाइगर डेन, ये सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर ही आता है। ये आरटीडीसी का होटल टाइगर डेन भी कहाँ पे आ जाएगा? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। तो ये इससे जुड़ी हुई प्रमुख बातें हैं। दोबारा से सारी मैं रिपीट कर देता हूँ। बड़ा अच्छा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे लिए। देखिए हमारे सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर के अंदर है। किस किस के लिए प्रसिद्ध है? तो हरे कबूतर, बाघ व मोर। भारत में सर्वाधिक मोर भी यहाँ पे देखे जाते हैं, बाघ देखे जाते हैं। और एकमात्र हरे कबूतर हमें या तो हरे कबूतर सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में देखने को मिलेंगे, या तिलोनिया जो स्थान पड़ता है अजमेर के अंदर, यहाँ पर आपको हरे कबूतर देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि राज्य का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट, राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट, इससे प्रथम तो हमारा है रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, वो हमारा प्रथम है टाइगर प्रोजेक्ट। और दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? तो 1978 के अंदर।
विश्व का एकमात्र ऐसा वन्य जीव अभयारण्य जहां पर क्या किए गए, बाघ शिफ्ट किए गए हैं। ठीक है, रणथंभौर के बाघों को यहाँ पर लाकर छोड़ा गया है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं राज्य का स्वर्णिम त्रिकोण के अंदर शामिल ये सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है। स्वर्णिम त्रिकोण का कौन सा अभयारण्य हिस्सा है, तो सरिस्का। इसके अलावा आरटीडीसी का होटल टाइगर डैन, आरटीडीसी का जो होटल है टाइगर डैन, वो भी किसमें बना हुआ है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के अंदर। इसके अलावा नेड़ा और टैला की जो छतरियां हैं, नेड़ा टैला की छतरी, मुर्शी महारानी की छतरी या 80 खंभों की जो छतरी बनी हुई है अलवर में, वो भी हमारे किसका हिस्सा है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य का। इसके अलावा 2 पठार, करास्का का पठार और कांकणवाड़ी का पठार, दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में। जो हनुमान जी की शयन मुद्रा के अंदर जो मूर्ति बनी हुई है, पांडुपोल हनुमान मंदिर जिसको हम कह देते हैं, वो भी हमारा कहाँ पे है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में। इसके अलावा भरतहरि की जो तपोस्थली बनी हुई है, वो भी कहाँ पे आ जाती है, आपकी सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के अंदर। तो इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, ये हमारा सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कंप्लीट होता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो देखिए सीकर और झुंझुनू 2 ऐसे जिले जहां पर कोई वन्य जीव अभयारण्य है नहीं। हम बात करते हैं चूरू की, तो बहुत ही शानदार अभयारण्य जिससे बार बार कांस्टेबल पुलिस वगैरह छोटे एग्जामों में क्वेश्चन आते रहते हैं। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध या कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू। इसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। देखिए ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू, ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, चूरू के अंदर है। सबसे बड़ी बात तो हमें ये पता है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम कहते हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग, कृष्ण मृग जिसे हम कहते हैं काले हिरण, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू के अंदर जो पड़ता है। ठीक है जी। इसके बाद में देखिए जो ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो काले हिरण पाए जाते हैं, इन काले हिरणों की गिनतियां ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य जो है इनकी जो गिनतियां हैं वो किस पद्धति के ऊपर की जाती है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कभी काले हिरणों की गिनती किस पद्धति के ऊपर की जाती है, तो देखिए इनकी जो गिनती होती है वो वाटर होल काउंट पद्धति, वाटर होल काउंट पद्धति के ऊपर की जाती है। ये ध्यान रखना, काउंट पद्धति, वाटर होल काउंट पद्धति के ऊपर इनकी की जाती है। और गिनती कब की जाती है, तो ये की जाती है पूर्णिमा के दिन। कब की जाती है, पूर्णिमा के दिन। देखिए पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि जो काले हिरण है वो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो पूर्णिमा के दिन इनकी क्या की जाती है, काउंसलिंग यानी गणना की जाती है भी कितने काले हिरण हैं। वाटर होल काउंट पद्धति के आधार पर इनकी गणना पूर्णिमा के दिन की जाती है। अगर हम इस अभयारण्य के अंदर और चीज की बात करते हैं तो इस अभयारण्य के अंदर हमें एक प्रवासी पक्षी जो हमारा जोधपुर का शुभंकर बनाया गया है, कुरंजा, कुरंजा पक्षी। देखिए लोकगीतों में भी आपको आएगा, कुरंजा लोकगीत भी आता है राजस्थान के अंदर, एक वीरानी के द्वारा जो गाया जाता है। वैसे ही कुरंजा एक पक्षी जो भ्रमणशील पक्षी है राजस्थान के अंदर, ये कैसा पक्षी है, भ्रमणशील पक्षी है। और जो कुरंजा पक्षी है राज्य में सर्वाधिक कुरंजा पक्षी यहीं पर देखे जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कुरंजा पक्षी कहाँ पर देखा जाता है, भ्रमणशील जो पक्षी है कुरंजा, ये हमारे इसी वन्य जीव अभयारण्य के अंदर देखे जाते हैं ताल छापर के अंदर। इसकी अगर बात करते हैं तो जो कुरंजा पक्षी है इसके लिए हमारा एक गांव भी है, जोधपुर के अंदर फलोदी तहसील का एक गांव पड़ता है जिससे काफी बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। जोधपुर जिले के अंदर आपको फलोदी तहसील, जोधपुर की जो फलोदी तहसील पड़ती है, इस फलोदी तहसील का एक गांव पड़ता है। और गांव कौन सा है, खिंचन गांव, खिंचन गांव। ये जो गांव है ये भी कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर का जो ये हमारा गांव है खिंचन गांव, ये कुरंजा पक्षी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू कृष्ण मृग काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध। इनकी गणना किस आधार पर की जाती है, काले हिरणों की, तो वाटर होल काउंट पद्धति के ऊपर इनकी गणना की जाती है। कब की जाती है, तो पूर्णिमा के दिन इनकी गणना की जाती है।
इसके अलावा कृष्ण मृग के अलावा यहाँ पे क्या है, कुरंजा पक्षी जो एक भ्रमणशील पक्षी है वो देखा जाता है, जिनके लिए जोधपुर की फलोदी तहसील का खिंचन गांव क्या है, प्रसिद्ध है। कुरंजा पक्षी के लिए ये गांव प्रसिद्ध है। अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा इस अभयारण्य के अंदर देखिए एक घास पाई जाती है जिसको माचिया साइपर्स रोटन्स के नाम से जानते हैं। देखिए इस अभयारण्य के अंदर एक घास पाई जाती है और घास का नाम हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो घास है वो घास कौन सी है, माचिया साइपर्स रोटन्स। ये जो घास है यहाँ पर रोटन सही है, माचिया साइपर्स रोटन्स नामक यहाँ पर क्या है, एक घास पाई जाती है जो काले हिरणों की क्या होती है, मनपसंद घास होती है। ये जो काले हिरण होते हैं, इन काले हिरणों की क्या होती है, ये मनपसंद घास होती है और इसी वजह से ये घास इस अभयारण्य के अंदर है और यहाँ पर इसी वजह से सर्वाधिक क्या है, काले हिरण पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, माचिया साइपर रोटन्स नामक जो घास है वो हमारे किस अभयारण्य में है, ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य में, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कुरंजा पक्षी के लिए जोधपुर का खिंचन गांव भी प्रसिद्ध है। काले हिरणों की गिनती है वो वाटर होल काउंट पद्धति पर पूर्णिमा के दिन की जाती है। इसके अलावा जो हमारी देखो ताल छापर जो खारे पानी की झील है, जो ताल छापर खारे पानी की झील है वो इसी अभयारण्य का हिस्सा है। ताल छापर खारे पानी की जो झील है वो यहाँ पर हमारी इसी अभयारण्य के अंदर पड़ती है। अब ताल छापर खारे पानी की झील है तो वहाँ पर भूमि कैसी होगी, क्षारीय भूमि होगी। कैसी भूमि होगी, क्षारीय भूमि। और क्षारीय भूमि के अंदर एक वनस्पति उगती है जिसको हम कहते हैं लाना झाड़ी। कौन सी झाड़ी, लाना झाड़ी। इस अभयारण्य के अंदर जो क्षारीय भूमि है वहां पर लाना नामक झाड़ी देखने को मिलती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्षारीय भूमि के अंदर लाना नामक जो झाड़ी है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर गुरु जो द्रोणाचार्य है उनकी तपोस्थली रही है ये अभयारण्य। गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली के रूप में क्या रहा है, द्रोणाचार्य की तपोस्थली इस अभयारण्य के अंदर है, प्रसिद्ध रहा है उनकी तपोस्थली के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस अभयारण्य से कुछ खास बातें और नहीं है, आप इतना सा बस इसके बारे में याद रखिए। करसन मृग काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध, वाटर होल काउंट पद्धति के ऊपर गणना पूर्णिमा के दिन होती है। सर्वाधिक यहाँ पर कुरंजा पक्षी भी देखा जाता है जिसके लिए फलोदी का खिंजन गांव प्रसिद्ध है। इसमें माचिया साइपर्स रोटन नामक वनस्पतियाँ पाई जाती है। यहाँ की जो क्षारीय भूमि है जिसमें लाना झाड़ी देखने को मिलती है और गुरु द्रोणाचार्य की क्या है, तपोस्थली बनी हुई है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमारे जोधपुर जिले से कुछ वन्य जीव अभयारण्य हैं, जयपुर जिले के वन्य जीव अभयारण्य, उनकी बात करते हैं। पहले जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर में हमें नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलता है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। और नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पे आ गया भाई, जयपुर के अंदर। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर के अंदर। किसके लिए प्रसिद्ध, तो चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, चिंकारों के लिए प्रसिद्ध। चिंकारों के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। इससे क्वेश्चन हमें जो याद रखना है वो क्या है कि इसमें देश का तो दूसरा, देश का, भारत देश का तो क्या है दूसरा, और राज्य का प्रथम जैविक उद्यान नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। राज्य देश का दूसरा और राज्य का प्रथम जैविक उद्यान बनाया गया है। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान की स्थापना यहाँ पर की गई है, जिसे हम बायोलॉजिक पार्क भी कह देते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना यहाँ पर 2007 के अंदर जो की गई थी वो हमारे इसी अभयारण्य के अंदर की गई है। तो नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य चिंकारों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। अगर हम बात करते हैं राज्य का प्रथम जैविक उद्यान, और राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल पार्क की जो स्थापना की गई है इस वन्य जीव अभयारण्य के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर देखिए और कौन से अभयारण्य पड़ते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर देखिए जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, वो भी जयपुर के अंदर पड़ता है। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर के अंदर है। और जमुआ रामगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खास कुछ बातें नहीं है जमुआ रामगढ़ के लिए।
सीधा नाम याद रख लीजिए। वैसे लंगूरों के लिए ये प्रसिद्ध है। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, नीलगाय व लंगूर इसके अंदर पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ से काम चल जाएगा। तो हमारे ये दो वन्य जीव अभ्यारण्य जो जयपुर के अंदर है, एक तो जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, एक नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर का। तो इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक धावाडोली वन्य जीव अभ्यारण्य जोधपुर के अंदर पड़ता है। धावाडोली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखो, वो भी हमारे काले हिरणों के लिए ही प्रसिद्ध है। धावाडोली वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ के दो थे, नाहरगढ़ और जमुआ रामगढ़। नाहरगढ़ में आप याद रखिए चिंकारों के लिए, और राज्य का दूसरा, देश का दूसरा और राज्य का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क या जैविक उद्यान बनाया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो कुछ खास सीधा नाम याद रख लीजिए, धावाडोली, धावाडोली वन्य जीव अभ्यारण्य, धावाडोली वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये आपका पड़ता है भाई जोधपुर के अंदर। धावाडोली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। कुछ बातें नहीं हैं, एक बात सीधा आंकड़ा याद रखिए, यहाँ पर 3000 काले हिरणों को छोड़ा गया है। इस अभ्यारण्य के अंदर कितने? 3000 काले हिरण, 3000 काले हिरणों को इस अभ्यारण्य के अंदर छोड़ा गया है। बस सीधा नाम याद रखिएगा, धावाडोली वन्य जीव अभ्यारण्य जोधपुर के अंदर पड़ता है, और 3000 काले हिरणों को यहाँ पर क्या है? छोड़ा गया है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो एक हमारा अभ्यारण्य जिसके बारे में देखिए आता है, कभी हमसे सीधा पूछ लेता है, राजस्थान का एक ऐसा अभ्यारण्य जिसका विस्तार 3 संभागों के अंदर है। राज्य का एक ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका विस्तार 3 संभागों के अंदर है, तो हम उसे कहते हैं रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो, रावली टोडगढ़, रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके बात करते हैं तो इसका विस्तार राजस्थान के 3 अलग अलग संभागों के अंदर आता है। 3 जिले आते हैं। इसका विस्तार अगर हम बात करते हैं तो देखो 3 जिलों में है। एक तो अजमेर जिला है हमारा, इसके बाद में पाली है और राजसमंद है। अजमेर, पाली और राजसमंद। अब देखो, अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों अलग अलग संभागों में आ गए। अजमेर संभाग के तहत आता है। अजमेर जो जिला है वो कौन से संभाग में है? अजमेर संभाग के अंदर है। पाली जो जिला है वो कौन से संभाग में है? जोधपुर संभाग के अंदर आता है। और राजसमंद जो जिला है वो कौन से संभाग में आ गया? आपका उदयपुर संभाग के अंदर आ गया। रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है ये। एक तो अजमेर, जोधपुर और अजमेर, पाली और राजसमंद, इन 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है। अजमेर, पाली, राजसमंद। अजमेर आपका अजमेर संभाग में है, पाली जोधपुर संभाग में है, और राजसमंद कौन से में है? उदयपुर में। इसलिए हम क्या कह देते हैं, राज्य का एक ऐसा अभ्यारण्य, राजस्थान का एकमात्र ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका विस्तार कितने संभागों में है? 3 संभागों में इसका क्या आ जाता है? विस्तार है। ठीक है जी। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वही नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो नीलगाय के लिए ये प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है, रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो किसके लिए प्रसिद्ध? आपका नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में हमारा एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य और पड़ता है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी के अंदर पड़ता है। उसके बारे में हम 1-2 लाइनें पढ़ेंगे। उसके बाद में आपके मात्र और मात्र 3 राष्ट्रीय उद्यान बचेंगे, जैसे एक तो केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और दरा। ये 3 बचेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। आज के दिन का हम अंतिम पढ़ेंगे रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो बूंदी के अंदर पड़ता है। क्या क्या खास बातें हैं उसकी, तो इसमें कुछ खास याद रखने वाला नहीं है। रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य अजमेर, पाली, राजसमंद 3 जिलों के अंदर फैला हुआ, और तीनों अलग अलग संभागों के लिए, इसलिए राज्य का एकमात्र ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य जो 3 संभागों में फैला हुआ है, नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक विस्तार बाय द वे पूछ ले किस जिले में है, तो अजमेर जिले में इसका सर्वाधिक विस्तार है भाई। ठीक है। आप देखो, इसके बाद में हमारा अंतिम कौन सा बच गया? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य और बूंदी के अंदर पड़ता है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं,
तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा एक तो जलीय मुर्गी, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, जलीय मुर्गी। इसके अलावा जंगली कुत्ते यहाँ पर आपने देखने को मिलेगी। जलीय मुर्गी देखने को मिलती है, जंगली कुत्ते देखने को मिलते हैं, चंदन के पेड़ यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, चंदन के वृक्ष या चंदन के पेड़। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें यहाँ पर ध्यान रखना जलीय मुर्गी, जंगली कुत्ते, उसके अलावा केसर की क्यारियाँ, ये किस अभयारण्य में देखने को मिलती है, केसर की क्यारी, ये काफ़ी अच्छी रहेगी। केसर की क्यारी, ये अंडरलाइन करने वाली बात है। केसर की क्यारियाँ हमारे इस अभयारण्य के अंदर, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो बूंदी के अंदर है, जहाँ पर जलीय मुर्गी है, जंगली कुत्ते इसके अंदर पाए जाते हैं, और इसके अलावा केसर की क्यारियाँ इस अभयारण्य के अंदर देखने को जाती हैं। फिर खास बात हमें ये किस लिए जाना जाता है, क्वेश्चन देखिए कहाँ से किस प्रकार से आता है। एक हमारा जो वन्य जीव अभयारण्य जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, रणथंभौर, इसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो ये हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए। अब रणथंभौर के बाघ है ना, रणथंभौर के बाघ अब विचरण करते हुए कहाँ पर देखे जाते हैं, विचरण करते हुए यानी घूमते हुए कहाँ पर देखे जाते हैं। अब यहाँ के बाघ क्या है, घूमते घूमते क्या है, किस अभयारण्य में चले आते हैं, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में। और क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा भी जा सकता है कि रणथंभौर के बाघों को किस अभयारण्य में चहल पहल करते हुए देखा जाता है, या रणथंभौर के बाघों को कहाँ विचरण करते हुए देखा जाता है। तो ध्यान रखना, रणथंभौर के जो बाघ हैं वो विचरण करते हुए या चहल पहल करते हुए कहाँ पर देखे जाते हैं, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी के अंदर इस बाघों को देखा जाता है। इसलिए हम इसे रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर या बच्चा घर भी कह देते हैं। रणथंभौर के बाघों का बच्चा घर या जच्चा घर के नाम से भी इसे क्या है, जाना जाता है। इसे क्या कह देते हैं, रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर इस अभयारण्य को कहा जाता है। रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर किस अभयारण्य को कहते हैं, तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य जो बूंदी के अंदर है, यहाँ पर देखे जाते हैं विचरण करते हुए, इसलिए इसे रणथंभौर के बाघों का क्या कहते हैं, जच्चा घर कहते हैं। अब इन बाघों को एक तरफ रखने के लिए इस अभयारण्य के अंदर क्या है, एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र का निर्माण किया गया है, जिसे हम सांथल सागर आखेट निषिद्ध क्षेत्र, इन बाघों को रखने के लिए क्या किया गया है, एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है सांथल सागर आखेट निषिद्ध क्षेत्र, ये इसी अभयारण्य के अंदर पड़ता है, निषिद्ध क्षेत्र। तो ये हमारे टोटल वन्य जीव अभयारण्य जो हमारे राजस्थान के 26 वन्य जीव अभयारण्य, 27 भालू अभयारण्य के समेत उन सभी वन्य जीव अभयारण्यों की बातें कंप्लीट होती हैं। अब आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान बचते हैं, जो कल की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम राजस्थान के उद्योगों का टॉपिक पढ़ेंगे। भाई राजस्थान के उद्योग बड़े ही इंपॉर्टेंट है, रीट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, या राजस्थान पुलिस के लिए बात हो, चाहे वो आरएस के लेवल तक की बात हो, किसी भी एग्जाम हो, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, राजस्थान के उद्योग का टॉपिक बड़ा महत्व रखता है। और हम उसी टॉपिक का अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे ही हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे करते हैं। धन्यवाद, तब तक पढ़िए आप अच्छे से मन लगा के।